यूपीएससी ज्ञान दैनिक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी का यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान दैनिक में स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज आपकी संविधान की अगली क्लास होगी। क्या होगी? संविधान की अगली क्लास होगी। ठीक है, इसकी क्या होगी? अगली क्लास होगी आप सबके बीच में। तो आज हम लोग संविधान में, जैसा कि अभी लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें हम लोग सिटीजनशिप या आप नागरिकता बोल सकते हैं, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक मैंने एक आप सबको डिटेल में बता दिया। वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है, जो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होने का। नागरिकता आपकी कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई थी ना। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। तो आपका जो मौलिक अधिकार है वो आपका यूएसए से लिया गया, यूएसए के संविधान से या यूएसए से लिया गया। फिर इसके बाद मौलिक अधिकार में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हमें जो मूल संविधान था वहाँ पर हमको यहाँ पर सात प्रकार के अधिकार दिए गए थे। 7 प्रकार के, 5 2 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। परंतु वर्तमान में हमारे पास कितने हैं? वर्तमान में हमारे पास 6 अधिकार हैं। तो आपका जो संपत्ति का अधिकार था वो अब संवैधानिक न होकर एक वैधानिक अधिकार बन गया है। ठीक है ना, मतलब कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार बन गया है। ठीक है, वो अनुच्छेद आपके 300 का या 301 में चला गया है। ए में, ABCD वाला 300A में चला गया है। यहाँ से उठकर वहाँ उसको रख दिया गया है। अब उसमें ऐसे मतलब बहुत दिक्कत होती थी कि मौलिक अधिकार राज्य के प्रति क्या है? नकारात्मक है। मौलिक अधिकार आपके क्या है? राज्य के प्रति नकारात्मक है। और जैसे आगे का जो आएगा भाग 4 आएगा कि नीति निर्देशक तत्व, तो वो राज्य के प्रति सकारात्मक होंगे। इसीलिए अगर संपत्ति का अधिकार जो था तो वहाँ पर सरकार को बड़ी दिक्कत हो रही थी भाई, व्यवसाय या कुछ और चीज़ के लिए, जैसे हमें संपत्ति लेना है या भूमि अर्जित करना है, भूमि लेना है, तो उसमें बड़ा दिक्कत हो रहा था। इसीलिए उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसको बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। चलिए, तो अब हम भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 की, भाग 3 में आपका क्या है? मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। कहाँ तक अनुच्छेद? अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात कही गई है इसमें। ठीक, अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात कही गई है। जो आपके मूल अधिकार हैं, जो आपके ये मूल अधिकार हैं, इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि सन 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन, ब्रिटेन के क्या थे? ब्रिटेन के सम्राट जॉन, ब्रिटेन के जो सम्राट जॉन थे, इन्होंने कुछ अधिकार दिए थे। तो कहा जाता है ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने लिखित रूप से नागरिकों के कुछ अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की, जिसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए मतलब किन व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान की, अधिकार प्रदान किए थे, तो कहा गया कि नागरिकों के कुछ अधिकार की मतलब सुरक्षा प्रदान की थी। अब जो आपके मूल अधिकार हैं वो ये भी यही काम करते हैं। तो अक्सर प्रश्न बनकर ये पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। अभी मैं 3 साल पहले जब मैंने एमए किया था तो एमए में ये प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि वहाँ पर आप यही वाले प्रश्न आते थे। मतलब संविधान था मेरा, मतलब पॉलिटी थी, तो ऐसा प्रश्न वहाँ भी पूछा गया कि मैग्ना कार्टा किस भाग को या किस अधिकार को, वहाँ पर तो मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, तो इस तरह था। पर अगर आपसे भाग पूछा था, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और मूल अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तब बात करते हैं मूल अधिकार की। सबसे पहले कुछ मोटा चीज़ें जान लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग सबसे पहले मोटी जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखा करिए। तो कहा गया है कि कुल 18 मौलिक अधिकार है। मतलब आपके जो 14 से लेके 32 तक हैं, 14 से लेके 35 तक हैं, तो वहाँ कितने अधिकार हो जाएंगे? आप गिन लीजिए, 12 से लेके 35 तक, तो कुल 18 बताए गए हैं। कितने? 18 मौलिक अधिकार। मूल संविधान में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो अनुच्छेद 19(1)(4) के अंतर्गत संपत्ति के अर्जन और व्यापन की स्वतंत्रता हुआ करती थी। भूमि के अर्जन और व्यापन की स्वतंत्रता हुआ करती थी। यह संपत्ति के 1978 में 44वें 44 अमेंडमेंट
तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इन दोनों को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार पर कानून जो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो इतनी बात होती है। अब संपत्ति के अधिकार को असाधारण कानून से छीना जा सकता है। पहले अगर ये मूल अधिकार में हुआ करते तो सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के ही थ्रू आप ले सकते थे, क्योंकि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ठीक है ना, इतनी मोटी मोटी बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मौलिक अधिकार को बोला जाता है, मौलिक अधिकार मानव के नैसर्गिक अधिकार हैं जो मानव को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम वातावरण उपलब्ध कराते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है या बोला गया है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कहा गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संकल्पना है, जो संकल्पना कहाँ से ली गई, अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया, तो आप जान लीजिए संविधान में मूल रूप से सात मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, 7 मूल अधिकार थे आपके किसमें? मूल संविधान में। ठीक है, जो मूल संविधान था आपका, तो वहां पर 7 मौलिक अधिकार थे। किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कहाँ रख दिया? इसे विधिक अधिकार के रूप में संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कौन कौन से अधिकार हैं आपके। तो सबसे पहले जो विधिक अधिकार के रूप में उसे रख दिया या कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं? मौलिक अधिकार के कुल 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? क्षमता का अधिकार। क्षमता का अधिकार जो अनुच्छेद आपके 14 से 18 तक है। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, कितने हैं? 14 से 18 तक है। कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आपके 5 अनुच्छेद हैं। दूसरा आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो कहाँ से? 19 से 22 कुल कितने हैं? 4 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तीसरा आपका क्या आता है? पहले समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ से? 22 आपका 23-24 में। कितना? 23-24 में। ठीक है, फिर आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आता है। ठीक है, 25 से 28 आता है। फिर आपका क्या आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बाद आपका क्या आता है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, एजुकेशन संबंधी अधिकार। संबंधी अधिकार कितना है आपका? 29-30। ठीक है ना। फिर संवैधानिक, 6वां आपका क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितना? आर्टिकल 32। तो कितने हो गए? इसमें 2 हो गए, इसमें 25, 26, 27, 28, इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 2 हो गए, इसमें कितना हो गया? 1 हो गया। तो कितने हो गए? 9 हो गए। 9 2 11 हो गए, 11 4 15 हो गए, आपके 2 17 हो गए, 1 18 हो गया। पहली लाइन मैंने क्या कही थी? कुल 18 मौलिक अधिकार है। कितने हैं टोटल? अगर कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? टोटल 18 अधिकार, मौलिक अधिकार है। कितने? 18। ठीक है, टोटल कितने हैं आपके? तो 18 मौलिक अधिकार हैं। ये बात आपको मोटी मोटी इतनी पता होनी चाहिए, पता ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मैं वीडियो देख लेती हूँ। पूरा आपको नीचे तक दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, साफ भी दिख रहा है, क्लियर भी आपको दिख रहा है। और उसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। सबसे पहले देखेंगे भारतीय नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। क्या देखेंगे? अब इतना तो आपको 32 तक बता दिए हैं। अब उसके बाद देखेंगे भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं।
भारतीय नागरिकों को, सिर्फ भारतीय नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, प्राप्त मौलिक अधिकार। ठीक है, प्राप्त मौलिक अधिकार में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आप कौन सा लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर कौन सा मौलिक अधिकार लिखेंगे? तो जैसे आप जान रहे होंगे 14 जो आपका 14 अनुच्छेद 14 है वो लगभग सबको है, क्योंकि वो समता का अधिकार सबको एक समान से दिया गया है, सबको एक समान से, चाहे वो हमारे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे जहाँ का हो, सबको एक समान, वो समता का अधिकार है सबको एक समान, कि अगर हम अपने भारत में घूम सकते हैं तो वो भी आके हमारे भारत में घूम सकते हैं, या हम जाकर वहाँ घूम सकते हैं। ये उनके अनुच्छेद या उनके संविधान के अंतर्गत होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि भारतीय अनुच्छेदों को कौन कौन, तो आपके आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो आप लिखेंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ठीक, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। सिर्फ भारत के नागरिकों को कौन से अनुच्छेद प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 इतना आपको याद होना होगा। अगला है, अब आप इनको मतलब व्याख्या इनकी कर लीजिएगा कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्या आता है। तो बताया गया है आर्टिकल 15 जो है आपका, अनुच्छेद 15 जो है आपका, उसमें कहा गया है नागरिकों के मध्य केवल मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध किया जाएगा। बस, ठीक है ना, मूल जन्म स्थान, मूल जन्म स्थान, जाति, लिंग, मूल जन्म स्थान, जाति, लिंग के आधार पर प्रतिषेध, लिंग के आधार पर प्रतिषेध। ठीक है, ओके। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 16 जो आपका है उसमें क्या बात कही गई? उसमें कहा गया राज्य के अधीन सेवाओं में अक्सर, राज्य के अधीन सेवाओं में अवसर की समता का अधिकार। राज्य की सेवाओं में, राज्य के अधीन, राज्यों के अधीन सेवाओं में अवसर की समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार, समता का अधिकार। समझ रहे हैं ना बात क्या बोल रहा है? अब जैसे राज्यों के अधीन सेवाओं में अवसर का, जैसे हमारे यूपी पीसीएस का एग्जाम राज्य में क्या है ना, राज्य के अधीन है, राज्य के अधीन इन सेवाओं में अवसर की समता दी जाती। तो हमारे राज्य के तो हमें समता दी जाएगी, हमें अधिकार। अब पाकिस्तान का या चीन का कोई व्यक्ति आके यहाँ अब पीसीएस का तो एग्जाम देने आएगा नहीं, क्योंकि उसे अधिकार ही नहीं दिया गया। किसको दिया गया? राज्य के अधीन सेवाओं में अवसर की समता दी गई, तो राज्य के अधीन दिया गया। चीन का व्यक्ति यहाँ पर आकर आरओ का एग्जाम नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो आर्टिकल हैं वो सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। किनको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। फिर आर्टिकल आपका जो आर्टिकल 19 है उसमें कहा गया है जो आप वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता हो गया, निर्बाध हो गया आपका, क्या हो गया? निर्बाध हो गया आपका। फिर उसके बाद कहा गया है निवास आदि, मतलब हमें यहाँ पर अब पाकिस्तान का व्यक्ति आकर तो हमको बोलेगा नहीं कि वो आए हमको सुनाए और चला जाए। तो ऐसी भी भारत में स्वतंत्रताएं नहीं दी गई कि कोई भी बाहरी आए और यहाँ के नागरिकों को सुनाए और चला जाए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी निर्बाध। यहाँ पर यह भी नहीं कि कोई बाहरी आए निवास करे, भ्रमण करे, रहे, बसे, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा निर्बाध करने की स्वतंत्रता सिर्फ किसको है? भारत को है, भारतवासियों को है, ठीक है ना। अगला पॉइंट कहा गया है कि आर्टिकल जो आपका 29 है उसमें किसकी बात कही गई? अल्पसंख्यकों की। किसकी बात कही गई है? अल्पसंख्यकों की। जो आपके अल्पसंख्यक हैं, कुछ अल्पसंख्यक देखो धर्म के अनुसार माने जाते हैं, कुछ अल्पसंख्यक भाषाई आधार पर माने जाते हैं। जैसे ईसाई धर्म तो आप क्या कहेंगे? ये मतलब धर्म के आधार पर कम है। और कुछ अल्पसंख्यक भाषाई आधार पर कम होते हैं। जैसे हिंदी बोलने वाले दक्षिण भारत में भी आपको बहुत कम हिंदी बोलने वाले व्यक्ति मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्या है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रसार करने संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया, ठीक है ना। अल्पसंख्यक वर्गों को
अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, ये नहीं कि उनको बस ऐसे ही शिक्षण संस्थाओं में बस ऐसे ही कुछ दिया ही नहीं, उनको अधिकार दिया गया, उनको अलग से ये भारत में है कि इनको मतलब क्या अधिकार दिए गए हैं कि आप परेशान न होइए, आपके लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रसार करने संबंधी आपको अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार पर कहा गया है। कौन सा आर्टिकल है? अरे ये तो आर्टिकल 30 ही था और 29 ही था, अल्पसंख्यकों के संरक्षण में ये आर्टिकल 30 था आपका, आर्टिकल 30 था। ठीक है, इनको कहा गया शिक्षण संस्थाओं में बाई मिस्टेक थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो गया, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रसार करने संबंधी अल्पसंख्यक क्या होगा, अल्पसंख्यक को अधिकार दिया गया, किसके? आर्टिकल 30 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके आर्टिकल 30 की। ये कौन किसको प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम क्या बात करेंगे? समता का अधिकार की बात करेंगे। बस आपसे इनमें मोटी मोटी चर्चा होगी, बहुत ज़्यादा आपके सामने डिटेल नहीं प्रस्तुत की जाएगी कि आपको जो पेपर में नहीं भी पूछा जाता है वो भी बताया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस जितना पूछा जाता है उतना ही शॉर्टकट में बताया जाएगा आपको, शॉर्टकट भी नहीं रहेगा आपके लिए ये, परंतु जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही बताया जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? समानता का अधिकार। क्या लिखेंगे आप? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद से? 14 से लेकर 18 तक। कुल कितने अनुच्छेद आपके मौलिक अधिकार में है? तो आप कहेंगे 18 मौलिक अधिकार है। कितने हैं? तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, आपका जो 14 से 18 है तो टोटल कितने हैं? 18 मौलिक अधिकार है। ठीक, कितने हैं? 18 मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 इसमें क्या कहता है? आर्टिकल 14 आपका क्या कहता है? तो बस आप सुनते भी जाएंगे तब भी आप थोड़ा थोड़ा हम लिखते जाएंगे। विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता क्या है? मोटी मोटी बात जानेंगे कि जो राज्य है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ समानता या विधियों की समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब जैसे हमें कहीं से विधि मिला है, मतलब हमें विधि का मतलब होता है शासन, विधि का मतलब होता है लॉ। तो इसमें कह रहा है राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता का या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात कही गई। आप इसमें एक छोटा सा और बात जोड़ सकते हैं, विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से लिया गया। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया था? ब्रिटिश से लिया गया था। कहाँ से? ब्रिटिशों से लिया गया था। ठीक है ना, ब्रिटिश से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटिश से लिया गया था। परंतु जबकि विधियों के समान संरक्षण आपके यूएसए से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? यूएसए से लिए गए थे। इन दोनों बातों पर काफी अंतर है और दोनों बातें आपको समझना बेहद जरूरी है। विधि के समझ समता पूछे कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटिश से लिया गया था। विधियों के समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण या विधियों के समान संरक्षण तो आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। चलिए अनुच्छेद 15 की बात करते हैं कि आपका अनुच्छेद 14 हुआ, क्योंकि अनुच्छेद टोटल तो नहीं लेकिन आपकी कोशिश करेंगे कि किस तक तो जाया ही जाए लगभग। तो अनुच्छेद 15 आर्टिकल आपका आर्टिकल 15 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 15 आपका कहता है मूल, क्या कहता है आपका आर्टिकल 15? धर्म, मूल वंश, धर्म मूल वंश, जाति, लिंग, 1 2 3 4 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, एक और है धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। मतलब विभेद का प्रतिषेध है।
ठीक है, इतनी बात आपको जाननी है कि ना तो धर्म के आप विपक्ष में कुछ कह सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कानून बना सकते हैं, ना मूल वंश के आधार पर कर सकते हैं, ना जाति के आधार पर कि वो SC ST है, ना लिंग की वो महिला है वो पुरुष है, न जन्म स्थान के कि जैसे कह दिया जाए कि जो सबसे पिछड़ा वर्ग का हो, मतलब जहाँ पर अभी सही से शिक्षा भी ना मिल रही हो, इस तरह के अगर स्थान से वो जन्म लिया है तो के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, मतलब भेद नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कहा जाता है राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बिल्कुल भेदभाव इनमें से एक भी है तो भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको मोटी मोटी समझ में आ गई होगी। चलिए आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 जानते हैं, इसी के नीचे लिखते थे। आर्टिकल क्या है आपका? आर्टिकल 16। इसमें क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत है। क्या है इसमें? नहीं है, अच्छा वो इसमें कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, क्या कहा गया? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का मतलब क्या है? मतलब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो मतलब ही नहीं निकाल पाएंगे, तो लिखने का भी क्या मतलब होगा। ठीक है ना, तो आपको जैसे बताया गया लोक नियोजन में अवसर की समता, तो इसमें जैसे राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति संबंधी विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। जैसे लोक नियोजन के विषय में अवसर, जैसे हमें जैसे किसी की नियुक्ति है, जैसे PM जो आपके प्रधानमंत्री हैं, कभी क्या कोई सोचा था कि चाय बेचने वाला एक व्यक्ति या एक बालक एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएगा? क्या किसी ने कभी सोचा था क्या कि पेपर बेचने वाला एक व्यक्ति या बालक एक दिन आपके राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होगा? किसी ने नहीं सोचा था। तो ये अनुच्छेद करवा रहे हैं, मतलब कि हमें समानता अवसर की समता देते हैं कि हम वो बन सकते तो हम भी बन सकते हैं। अपने अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, ये क्षमता आप लोग अपने अंदर जगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अपवाद के तौर पर, अपवाद भी है इसमें कुछ, जैसे पिछड़ा वर्ग, SC ST, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में भी किया गया है। ये आपका अपवाद है कि मतलब इन्हें थोड़ा सा छूट दी गई। किसको? पिछड़ा वर्ग हो गया आपका, SC ST हो गई है, तो इन्हें अनुच्छेद 4 और 16(4) के अंतर्गत छूट दी गई है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध आपके अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में भी किया गया है। सामाजिक पिछड़ेपन पर बल देने के साथ ही आर्थिक पिछड़े जो पिछड़ापन है उन्हें बल दिया गया। अब इसमें कुछ लोग इसको नकारात्मक भी ले लेते हैं। भाई जो जिनके आर्थिक पिछड़े बहुत ही पिछड़े हैं, तो उन्हें जाहिर सी बात है कि विशेष उपबंध देकर उन्हें थोड़ा सा ऊपर लाया जाए। ऊपर लाने के बराबरी में लाया जाए। जब बराबरी में कोई बात होती है तब बात जमती है। ठीक है, अगला आता है अनुच्छेद आपका क्या आता है? अनुच्छेद 17। आर्टिकल आपका आर्टिकल 17 में क्या बात कहेगी? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत से कोई भेदभाव, मतलब छुआछूत का भेद जो है, छुआछूत को खत्म करना। इसके तहत अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई। हालांकि इसमें अस्पृश्यता की परिभाषा को परिभाषित नहीं किया गया। जो आपका अनुच्छेद 17, इसमें इसकी परिभाषा नहीं बताई गई कि कौन सा छुआछूत है, कौन सा क्या है, इसमें कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया। इसमें कुछ भी परिभाषित नहीं किया गया है आपका। ठीक है ना, क्या नहीं किया गया? कुछ भी परिभाषित नहीं किया गया। अगला है आपका आर्टिकल 18। क्या है? आर्टिकल 18, इसमें कहा गया उपाधियों का अंत। क्या कही गई बात? उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत की बात कही गई है। अब उपाधियों का अंत कैसे होगा? तो आप जाने कि उपाधियों का अंत कैसे होगा। सेना अथवा विद्या, सेना अथवा आपकी शिक्षा, जो सेना आपकी बॉर्डर पे है या सैनिक आपके जो बॉर्डर पे हैं, या जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या पाकिस्तान या चीन के आसपास के एरिया पे, सेना अथवा विद्या आपकी जो शिक्षा, एजुकेशन संबंधित सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि, मतलब सेना में सम्मान की उपाधि दी जा सकती है और शिक्षा में सम्मान की उपाधि आपकी दी जा सकती है
इसके अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। जैसे जैसे आपको पीएम मोदी जी को अक्सर विदेश के मतलब सर्वोच्च पुरस्कार मिलते रहते हैं कि वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, कनाडा का, अमेरिका का, मतलब कहीं का उदाहरण बता रही हूँ। तो पहले उन्हें क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है ना, राष्ट्रपति तक बात आती है फिर। और राज्य का अगर कोई व्यक्ति राज्य में, जैसे हमारे सीएम जी हैं, अगर इनको कोई विदेशी या विदेश का कोई इन्हें सम्मानित करना चाहे तो सबसे पहले ये बात राष्ट्रपति के पास जाएगी, वहां से फिर राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी, उसके बाद फिर सीएम वहां का सम्मान ले सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई आपकी अनुच्छेद 18 की। तो आपके 14 से 18 तक क्या था, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, तो ये आपका समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी, स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी बात करेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, इनके जो पॉइंट हैं ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये समझना बेहद जरूरी नहीं है कि अरे अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, समानता का अधिकार या समता का अधिकार 14 से 18 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका की 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता आपकी 25 से 28 है, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित आपका 29-30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 है। ये जानना तो आपके लिए बेहद जरूरी है। उसके साथ साथ इनके अंतर्गत क्या क्या आता है वो भी जानना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 19 में कहा गया है, अनुच्छेद 19 लिखेंगे, आर्टिकल 19 लिखेंगे आप। 19 में क्या बात कही गई है, ऐसी कौन सी बात कही गई है 19 में कि सबको पता होती है। तो सुनिए, वाक स्वतंत्र मतलब बोलने की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। जैसे वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 19 में क्या कहा गया है कि वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने की वाक स्वतंत्रता, ये तो अनुच्छेद 19 में है ही। इसके साथ साथ 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आपकी, कितनी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। चलिए देखते हैं 19(1) का के अंतर्गत क्या बात कही गई है, ठीक है। इस तरह का 19(1) का, 19(1) का, 19(1) का, 19(1) का, 19(1) का, चा नहीं दिया गया फिर छा दे दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले 19(1) का कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या कही गई, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहा गया, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना। वो जब इंसान के दिमाग में प्रेशर होता है ना तो सब इधर उधर हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है वाक में मतलब बोलना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 के का के अंतर्गत में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया है। जो आपकी प्रेस की स्वतंत्रता है वो किसके अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 1 का के अंतर्गत ही आपकी प्रेस की स्वतंत्रता आएगी। अब आपका सूचना का अधिकार जो आपका 2005 में शायद इसका कानून बना था, कब बना था, 2005 में कानून बना था, क्या, सूचना का अधिकार इसी के अंतर्गत आएगी। आप यहाँ पर लिख लिए प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, ये सब कहाँ आएंगे, आपके अनुच्छेद 1 का के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। किसके अंतर्गत आएंगे, अनुच्छेद 1 का के अंतर्गत ही आएंगे। और आपका जो सूचना का अधिकार है तो सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक को 2005 में कानूनी रूप दिया गया है, जा चुका है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान नहीं है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। सूचना के अधिकार को क्या माना है, एक मौलिक अधिकार माना है, ठीक है, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आती है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। अगला बात क्या कहा गया है आपको, अगर इसको मिटाते हैं, चलिए मिटा ही देते हैं इतना, तभी आप समझ पाएंगे। अगली बात आपको कही गई अनुच्छेद आर्टिकल 19(1) खा के अंतर्गत क्या बात कही गई, आर्टिकल 19(1) खा के, इसके अंतर्गत कितनी आएंगी, 6 आएंगी, 6 अधिकार या 6 स्वतंत्रता। तो इसमें कहा गया शांतिपूर्ण और अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता।
शांतिपूर्ण और अस्त्र शस्त्र रहित, सहित मत लिख लेना, रहित है मतलब बिना अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो सबसे पहले का क्या कहा गया आपको, सबसे पहले कहा गया विचार करने की स्वतंत्रता, फिर कहा गया शांतिपूर्ण, मतलब आप ये नहीं कि कहीं सम्मेलन कर रहे हैं अब तो वहां पर आप चाकू छुरी लेकर बैठे फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे के घोंपने लगे, तो इसलिए कहा शांतिपूर्ण अस्त्र शस्त्र रहित, सहित नहीं रहित, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। अगला है आर्टिकल 19(1)(ग), इसमें क्या बात कही गई है, तो इसमें कहा गया है आपका संस्था एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, संस्था एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता मतलब अब आप कहीं सम्मेलन कर रहे हैं, एक नंबर से जोड़ कर चलिए, पहले आपने विचार विमर्श किया, एक दूसरे से बोले बतियाए, फिर उसके बाद क्या कहे कि चलो भाई आकर मिलते हैं, एक सम्मेलन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक सम्मेलन करते हैं, तो आप लोगों ने मिलकर एक शांतिपूर्ण सम्मेलन किया। जब सम्मेलन सफल हो गया तो आप लोग बोले चलिए एक संघ बना लेते हैं, मतलब 20 लोगों का संघ आपका, 20 लोगों का संघ हमारा, 50 लोगों का संघ आपका। फिर जब ये संघ बन गया तो फिर एक उनमें से लीडर कोई होगा, जो लीडर होगा वो बोलेगा ऐसा करिए, ये संघ जितने आप लोगों ने अलग अलग 20-20, 25-25, 50 के बनाए, ये सब लोग आकर हमारे संस्था में मिल जाइए। क्या बोलेंगे, हमारे संस्था में मिल जाइए। ऐसे आपको रिलेट करके याद करेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगला है आर्टिकल 19(1)(घ) के अंतर्गत क्या बात कही गई है, 19(1)(घ) के अंतर्गत कहा गया है आपका कि आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, ठीक है। आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। क्या कहा गया, भारत के क्षेत्र में या भारत के राज्य में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो क्या कही गई, आबाद भ्रमण, मतलब अब संघ बन गया, पहले तो बातचीत की है, फिर क्या किया, सम्मेलन किए, फिर संस्था बनाए। अब सम्मेलन हुए तो लोगों में संस्था बन गई, तो संस्था बनाए। अब उन्होंने कहा कि संस्था बन गई तो इसको और बढ़ाओ, मतलब इसे लोगों जन जन तक फैला दो एकदम। तो क्या करेंगे, उसके लिए भ्रमण करेंगे, कहाँ, पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, क्योंकि ये अनुच्छेद जो आपका 19 है सिर्फ भारतीयों को या भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है। तो क्या, आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, मतलब ये नहीं कि आप भ्रमण कर रहे हैं, सरकार को भी दिक्कत हो रही है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि किसी को नुकसान करके आप भ्रमण करें, आप शांति से अपना भ्रमण करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, भारत के राज्य में बिना बाधा के, कोई बाधा नहीं है। अब ये नहीं कि उन क्षेत्रों पर आप जाएं जहां रोक लगी है, आप वहां बिल्कुल, जहां अर्जित क्षेत्र या वर्जित क्षेत्र वहां बिल्कुल आप नहीं जा सकते हैं। जहां पर सरकार ने रोक लगा रखा है वहां जाने का आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो भारत तो सबसे पहले विचार किए, फिर क्या किया, आप लोग शांतिपूर्ण सम्मेलन कर लिए, ठीक है, फिर संस्था बना लिए। अब क्या किए, संस्था बना के आप लोग भ्रमण करेंगे कि लोगों पर जन जन तक ये बातें फैला दीजिएगा कि हम लोगों को ये नागरिक अनुच्छेद 19 हम लोगों के भारत के नागरिकों को ही सिर्फ प्राप्त है, ठीक है, ऐसे जोड़कर। अगला पॉइंट आता है आपके आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत अंगा, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आ गया आपका। तो ऐसे लिखे थे ना, एकदम सही दिखे आपको। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता, भारत के भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। अब आप तो भ्रमण कर रहे हैं, आप भ्रमण करें, बिना बाधा के भी करें, तो क्या करेंगे अब आप लोग, जब आप बिना बाधा के भ्रमण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है थकेंगे, रुकेंगे, कहीं निवास करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप भ्रमण कर रहे हैं बस चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं।
तो आप कहीं ना कहीं आप निवास करेंगे कि भाई ये एरिया है, भ्रमण करके यहीं आप लोग, ये केंद्र है, यहीं पर आना, हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर निवास करेंगे। और जब थोड़े दिन आप लोग निवास करेंगे तो कहेंगे चलो यहीं बस जाते हैं, यहाँ से ज़्यादा अच्छा आपका नागरिकता फैलाने का या कुछ भी आप ऐसे जोड़ सकते हैं, मतलब नागरिकता संबंधी इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप ऐसे सारा को रिलेट करके याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगला है, तो ये भ्रमण करने की मतलब कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता आपको किसके अंतर्गत दी गई? अनुच्छेद 19(1) के अंगा के अंतर्गत दी गई। अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 19(1) आपका चा तो संपत्ति का अधिकार था तो उसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब बसेगा कहाँ पर कोई? अब जैसे हम बसे, जैसे मैंने शुरू से मतलब आपको बताती हूँ, पहले आप इसी को समझिए कि जीविका चलाने के लिए अब भाई हम बस गए हैं, हमारा संगठन, हमारी संस्था, हमारे लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं तो उन्हें खाने के लिए, वो यूनिटी चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अब ये तो है नहीं कि हम इतना बांध के ले गए थे कि सालों साल चलती रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय या उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता है। मतलब हमें जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं कि हमें उनका पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे आपको रिलेट करके याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, हाँ, परंतु इसलिए प्रेशर जरूर लो कि ये प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, आपके आर्टिकल ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से जरूर प्रेशर लो। ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं अक्सर यहाँ से प्रश्न उठाकर रख देता है आपके यूपीएससी, आरओ, यूपीपीसीएस में, स्टेट लेवल के हर एग्जाम में मतलब लगभग रख देता है। आपके जो मूल अधिकार है यहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न हर एक बार आपके स्टेट लेवल यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, आरओ में खास करके पूछे जाते हैं। तो आप लोग आरओ की तैयारी करें तो आरओ के लिए ये बातें जानें। तो सबसे पहले क्या था 19(1) के अंतर्गत विचार विमर्श वाक, तो आप 19 विचार करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे, फिर क्या करेंगे? शांतिपूर्ण सम्मेलन, बिना अस्त्र शस्त्र के, चाकू छुरी तमंचा लेके नहीं जाएंगे, बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन करेंगे। अब जब हम लोग विचार कर लिए, जब हमारे विचार आपस में मिल रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? चलो सम्मेलन कर लेते हैं सब लोग मिलकर, लेकिन शांतिपूर्ण। फिर उसके बाद कहेंगे चलिए अब सम्मेलन हो गया, आप जब मिल गए तो कुछ संस्था या यूनिटी बनाई जाए, तो क्या होगा? संघ या यूनिटी बनेगी वहां पर, संस्था या यूनिटी। अब यूनिटी बन गई तो हम लोग कहेंगे भाई नागरिकता बढ़ानी, हम भारतवासियों को ही सिर्फ अनुच्छेद 19 दिया गया है, तो इस अनुच्छेद को और बढ़ाया जाए तो क्या करेंगे? भ्रमण करेंगे। क्या करेंगे? भ्रमण करेंगे। अब भाई भ्रमण तो बिना बाधा के तो हो रहा है, किसी भी राज्य में कहीं भी चले जाएं जहां पर वर्जित नहीं, हम कहीं पर भी चले जा रहे हैं तो भ्रमण तो हमने कर लिया, लेकिन अब उसके बाद अब भ्रमण ही तो करते नहीं रहेंगे कि चले हैं बस चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, निवास करेंगे, बसने का सोचेंगे। तो इस तरह आप अगला बनाएंगे कि भारत के किसी भी भाग में निवास या बस जाने की स्वतंत्रता भी दी गई है आपके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है ना, अनुच्छेद 19(1) अंगा के अंतर्गत। ठीक है ना, इसे BCDE के ई भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 19(a)(e) के अंतर्गत। फिर उसके बाद जब हम लोग अब भाई भ्रमण कर चुके हैं, निवास भी कर लिए हैं, तो अब इतनी जनसंख्या हो गई, मतलब इतने लोग यूनिटी में जुड़ गए हैं कि उनका भ्रमण पोषण जो आपका मतलब जीविका है उसको चलाने के लिए अब जो पैसे थे वो तो खर्च हो गए, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, पैसा कमाने का मतलब कुछ ना कुछ जरिया सोचेंगे। तो इस तरह आपके अनुच्छेद 19 खत्म होता है। ठीक, शायद बहुत अच्छे से आपको अनुच्छेद 19 समझ में आया होगा, और इस तरह याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग अनुच्छेद 19 में बिल्कुल घबराएंगे नहीं, क्योंकि लोग इसको पढ़ने से और पढ़ाने से दोनों चीज़ों से डरते हैं कि बच्चों को समझाया कैसे जाए। अगर आप अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे तो बच्चे जरूर समझेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 20, क्या बात करेंगे? आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है आपका? 20 में कहा गया है आपके, देख लेते हैं 20 में क्या कहा गया कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, ये बात कहाँ कही गई? आपके अनुच्छेद 20 में कही गई है। ठीक, अक्सर 20, 21, 23, 24 ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 20 आप बिल्कुल 19, 20। वैसे तो आपका मूल अधिकार ही इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको घोट कर पी जाएं एकदम बिल्कुल। ठीक है, मिक्सी में घोल कर एकदम पी जाएं, 3-4 बार एकदम लगातार बार बार पढ़ लीजिए, तब ये दिमाग में घुसेंगे। क्योंकि यहाँ से 4 प्रश्न सिर्फ आपके मूल अधिकार से पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न लिख कर ले लीजिए, 4 प्रश्न आपके आरो में रखे हैं एकदम मूल अधिकार से। कहा गया है इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाए जब तक कि उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो। अब प्रचलित कानून का मतलब, जैसे प्रचलित कानून का मतलब है कि आपके दरवाजे से पुलिस जा रही है। क्या जा रही है? पुलिस जा रही है। अब आप क्या किए? ऊपर हैं, ऊपर से थूक दिए। क्या किए? गुटखा खाए हैं तो ऊपर से थूक दिए पुलिस के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? इतने समय जैसे गुटखा के ऊपर, आपके तिरंगा के ऊपर, कि अगर उसका आप अपमान कर रहे हैं तो दोष सिद्धि से दंड दिया जा सकता है, या आप कोई भी उस तरह का मतलब अपराध कर रहे हैं तो उन सब में आपको ये अपराध दिए जा सकते हैं, मतलब दंड दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बोला है इसमें उसे उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है जितना कि अपराध किए जाने के समय प्रचलित कानून के अनुसार थे। जैसे प्रचलित कानून जब बना था उतने समय 5 साल की सजा थी, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हम इसे 7 साल की सजा देंगे, बिल्कुल नहीं कह सकते। जितना अपराध वहां पर था उतना अपराध आप उसे दे सकते हैं। ठीक है, अगली बात इसमें कही गई है, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। क्या? जैसे एक अपराध, मैंने किसी का मर्डर किया तो सिर्फ एक बार आप हमको दंड दे सकते हैं। अगर आज मैंने 3 मर्डर किए, ठीक, आज मैंने 3 मर्डर किए, ठीक है, और मुझे पहले मर्डर का क्या मिल गया? अपराध, मतलब सजा मिल गई, हमें अपराध घोषित कर दिया गया कि इसने मारा, तो इसकी क्या मिल गई? हमें सजा मिल गई। तो जो मैंने बाकी 2 और किए तो उनकी सजा हमें नहीं दी जा सकती है। ठीक है, उनकी सजा, अगर एक ही दिन में मैंने 3 मार दिए तो उनकी सजा मतलब 3 मार दो, 10 मार दो, 100 मार दो, चाहे जितने मार दो, एक ही बार उसकी मतलब मर्डर की एक बार ही आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति या अभिव्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब उससे साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि तुम स्वयं के साक्षी बन जाओ कि मैंने ये नहीं किया, इसके लिए आपको बाध्य बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हालांकि ये स्वेच्छा से उपस्थित होता है तो ऐसा करने से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि वो अगर स्वेच्छा से कर रहा है तो उसे वंचित भी नहीं किया जाएगा, लेकिन बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल, आज आर्टिकल 20 हो गया, अभी तो लंबा प्रोसेस है थोड़ा। चलिए आर्टिकल 21 देख लेते हैं, फिर उसके बाद आर्टिकल 21 के बाद कल क्या है? आर्टिकल 21 आपका क्या है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहा गया प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। क्या कहा गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कहा गया किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि आगे बात करते हैं, इतनी बात आप जान लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत निहित निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 21 के तहत किन किन अधिकारों की बात कही गई है तो आप देखेंगे, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। हम गरिमापूर्ण मतलब हमें पूर्ण अधिकार है कि हम गरिमापूर्ण अपना जीवन का अधिकार जिए। विदेश यात्रा करने का अधिकार, जो मेनका गांधी के केस में आता है। जीवन का अधिकार, विदेश
यात्रा करने का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार आपको सिखाता है। क्या सिखाता है? अनुच्छेद 21 सिखाता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कही गई। अगर कोई अनुच्छेद 21 से फॉलो कर दे तो वो एक अच्छा व्यक्तित्व लेकर रहेगा। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार दिया गया कि आप सार्वजनिक फांसी बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि नहीं कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, अब ये नहीं कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें मार्ग ही नहीं, वो कहाँ से आ जाए, तो उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार दिया गया है। मैंने बताया जैसे सूचना का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भी आता है, आपको सूचना पाने का पूरा अधिकार है। प्रतिष्ठा का अधिकार, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार है। हिरासत जो होती है ना, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। ठीक है, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। ठीक है, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, हमारे पड़ोसी साहब हैं, वो हम जब भी क्लास लेने का प्रयास करते हैं तो लोग जरूर शोरगुल करते हैं। तो शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, हम जाकर उन पर केस कर सकते हैं। ये मुझे अधिकार दिया गया है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं सामने वाला उतने समय ही शोर मचाए। ठीक है, अगला है जीवन रक्षा का अधिकार। हमें जीवन रक्षा के, जैसे आपकी वो एक फिल्म आई थी रुस्तम, उसमें भी अनुच्छेद 21 की बात कही गई कि जीवन रक्षा का अधिकार मैंने अपने जीवन बचाने के लिए वो किया था। अवसर का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कही गई है। अनुच्छेद 21 का आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा है बिल्कुल, अनुच्छेद आर्टिकल 21 का ये अब आप लोगों को पीडीएफ दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इतना लिखाना संभव नहीं है और जो चीज़ें हम नहीं लिखा पाएंगे उनकी हम पीडीएफ देंगे आपको। अब आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर यूपीएससी ज्ञानदायिनी सर्च करेंगे तो आपको मेरे यूट्यूब का लोगो और ये चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर। अब वहाँ पर आपको यहाँ से पीडीएफ दी जाएगी, जो भी पीडीएफ होगी आपको यहाँ से सारी पीडीएफ दी जाएंगी मूल अधिकार से। हो सकता है इसके पीछे से भी हो सकता है हम पूरा संविधान ही आपको पीडीएफ के थ्रू दें, यहाँ बताएंगे और वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 का में घोषित किया गया कि राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष, क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्या कहा गया, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, ये शब्द तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें मतलब आप टीचरों का या बच्चों का, आपके माता पिता का ये अधिकार है कि आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें। ये शिक्षक का धर्म होना चाहिए कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा दें। ये स्कूल कॉलेजों का योगदान होना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो उन्हें अधिकार दिया गया है भाई कि हमें निःशुल्क शिक्षा दें। लोग इसका फायदा उठा ही नहीं पाते, गांव के बच्चों को पता ही नहीं होता है, ना तो उनके माता पिता को पता होता है कि ऐसी भी बात कही गई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। ये हमारे अनुच्छेद के अंतर्गत, ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जिसपे पूरा मतलब इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपकी नज़र से या हमारी नज़र से या एग्जामिनर की नज़र से कि इसे आप भूल कर भी नहीं भुला सकते हैं। जितने भी अनुच्छेद मैंने आज बताया आपको एक एक बिल्कुल रटे होने चाहिए। अब अगला जो आपका शिक्षा का अधिकार हो गया, जो आपका अगला है 19 से 22, चलिए खत्म कर देते हैं, 22वां भी आपको बता देते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है, 19 से 22 खत्म कर दें, फिर 23 से 24 मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार कल से भी स्टार्ट करेंगे, आज 2 खत्म हो जाएंगे, लास्ट लेते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। क्या कहता है, गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण।
ठीक है, गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। ये क्या कहता है, आर्टिकल 22 कहता है, आर्टिकल 22 कहता है। चलिए जान लेते हैं। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराया जाए। जैसे अगर कोई एकाएक आए, मतलब गिरफ्तार करने, तो पुलिस ही आएगी ना। अब पुलिस आ गई, हमें गिरफ्तार कर लेगी, तो हमें जानने का अवसर भी तो देना चाहिए कि हमें किस लिए गिरफ्तार किया। हमें ये जानने का पूरा हक है, मुझे अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराया जाए। अवगत कराने का मतलब कि बताया जाए आपको कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जाता है। अगला है इसमें, उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर, अब ये नहीं कि आप जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो आने में ही आपको 48 से 50 घंटे लग गए, 48 से 50 घंटे लग गए, तो आप यहाँ पर इस समय को नहीं ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर, ये 24 घंटे के अंदर निकटतम जो आपका दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि निवारक जो निरोध है, निवारक निरोध, क्योंकि इसी में बात कही गई है निषेध से संरक्षण, तो कहा गया निवारक निरोध अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में निवारक निरोध के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब अब जैसे हम, पुलिस को शक है, पुलिस की नज़रें बहुत तेज होती हैं, जैसे उनको निवारक निरोध के अंतर्गत लग रहा है कि ये व्यक्ति कुछ खतरनाक है, ये कुछ कर सकता है, यहाँ पर क्या है, भीड़ है, क्या है, भीड़ है, तो ये व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है, हो सकता है कि एक बम ही फेंक दे या कुछ भी कर दे। तो अगर उससे शक भी हुआ ना, शक भी हुआ, तब भी वो क्या करेगा, गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है ना। खंड बताए गए इसके, खंड 3, 4, 5 में निवारक निरोध के प्रावधानों का उल्लेख किया गया, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए, उसे रोकने के लिए कि वो बम ना फेंके, वो अपराध करेगा फिर उसको दंड मिलेगा, इससे बेहतर है उसको पहले से रोका जाए। अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है। इस स्थिति में आगे क्या होगा, इस स्थिति में जाने, इस स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाएगा, मतलब अभिरक्षा में रखा जाएगा, जेल वगैरह में रखा जा सकता है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। अगर 3 माह से अधिक आप रखें तो फिर कारण भी बताने होंगे आपको कि ऐसा क्या कारण है जो अभी तक आप नहीं निकाल पाए हैं, कि उसे किस शख्स से गिरफ्तार करके लाए थे अपराध रोकने के लिए, वो व्यक्ति सही है कि नहीं है, क्या पता आपको ऐसे ही शक हो गया था कि वो व्यक्ति मतलब अपराध करने जा रहा है, वो ऐसा नहीं था। तो उसने बताया कि सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं, जो आपका सलाहकार बोर्ड होती है। संसद इसमें क्या कहती है, बस यही लास्ट है। संसद द्वारा बनाए गए प्रमुख निवारक कानून कौन कौन से हैं, तो निवारक निरोध अधिनियम आपका आया था 1950, निवारक निरोध अधिनियम आपका 1950 में आया था। हालांकि 1969 को समाप्त कर दिया गया। 1950 में निवारक निरोध अधिनियम आया था और 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम आपका 1971 में आया है, जो अभी तक चल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया था, जिसे रासुका कहते हैं, रासुका इसी को कहते हैं, जो आपके 1980 में आया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या कानून, इस कानून कर देंगे तो रासुका बन जाएगा, इसलिए इसे कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आपका कब आया था, 1980 में आया था। आतंकवाद निवारक अधिनियम हालांकि 2004 में इसे भी समाप्त कर दिया था। जो आपके पोटा है, जो जिसे पोटा बोला जाता है, ये 2002 में आया था। कब आया था, 2002 में आया था, लेकिन आगे चल के 2004 में इसे भी समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। ये तो अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। अब एक बच रहा है, तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब आया था, आंतरिक, वो भी लिख लीजिए, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम आपका 1971 में आया था, ठीक है। ये नहीं, ये भी चला गया, ये भी नहीं है। आपको आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, रासुका, और उसके बाद जो आपका निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया था, वो भी 1969 में समाप्त कर दिया गया। तो वहां से प्रश्न नहीं बनते हैं, वहां से प्रश्न नहीं बनते हैं। तो आज के लिए यहीं तक।
अगले क्लास में हम लोग शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करेंगे और वहीं से आगे आपका सेशन शुरू होगा, आने वाला जो लेक्चर होगा। आज की क्लास के लिए यहीं तक। इतना समझाने में आपको 1 घंटा लग गया और 1 घंटे में अगर इतनी चीज़ें आपके दिमाग में पहुंच गई ना तो 4 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए अच्छा कंटेंट दिए जाने का यहाँ पर दावा करती हूँ मैं। इससे बेहतर कंटेंट अगर कोई भी टीचर आपको दे दे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ के लिए, तो आप मेरे पास आना और बताना कि इससे बेहतर ये कंटेंट है। जो चीज़ें हमसे बेहतर या हमें भी लगती हैं वो मैं खुद बता देती हूँ कि आप, जैसे दिव्य कीर्ति सर का मैंने बताया कि नागरिकता, कुछ चीज़ें जो मैंने छोड़ रखी मैंने कहा वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, उनसे बेहतर फिर कोई नहीं समझा सकता, ठीक है ना। वो जो 4 घंटे की उनकी क्लास है उनसे बेहतर कोई भी व्यक्ति नहीं समझा सकता, कोई भी टीचर नहीं समझा सकता। करंट अफेयर जैसे आपके कुमार गौरव सर की बादशाह है वो करंट अफेयर के, तो उनसे बेहतर करंट अफेयर कोई नहीं बता सकता है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द, पॉलिटी की अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और सिर्फ अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए। जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।